हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या डिस्कस किया था, ये वन शॉट वीडियो डिस्कस की थी, राइट। उसमें हम लोगों ने जो कवर अप किया है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 4 वन शॉट में ख़त्म किया था। देन चैप्टर नंबर 5 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चैप्टर 1 एंड 2 के MCQs ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के MCQs, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक अपने आप में यूनिट है। सो लगभग आप ये मान के चलिए 8 to 10 मार्क्स का वेटेज रखता है ये चैप्टर। सो दैट इज बाय इसको बहुत अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। 8 मार्क्स 10 मार्क्स अगर आपके एक चैप्टर से श्योर हो रहे हैं, इट मीन्स बहुत अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वेश्चन के साथ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो जरा, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। सो चैप्टर नंबर 3 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, ठीक है। एंड इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉज्ड इम्बैलेंस्ड बिटवीन। देखो लाइटनिंग जो होती है उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। चार्जेस हमारे डिस्चार्ज होते हैं, तो ये डिस्चार्जेस से किस में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो दैट इज बेसिकली क्लाउड्स एंड ग्राउंड, एब्सोल्युटली ट्रू। विद इन द क्लाउड्स, ये भी ट्रू है। नन ऑफ दीज, बोथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। क्लाउड्स में भी आपस में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है एंड क्लाउड्स एंड ग्राउंड में भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम पॉइंट P to point Q in 1 microsecond. The current and its direction is. करंट हमें निकालना तो बड़ा सिंपल है, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकलेगा, Q इक्वल्स टू NE से। N हो गया 10 मिलियन, 10 मिलियन हो गया। मिलियन कैसे मिलियन को कैसे कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई 10⁶, ठीक है। इतने मिलियन हो गया, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड P to Q मूव कर रहे हैं माइक्रो सेकेंड में, टाइम आपको दिया है वो 1 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड। तो सिंपल हो गया। करंट कैसे निकलेगा, I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है, 10⁻6 इंटू 10, तो ये 10⁻7 लिख दो डायरेक्ट। इतना इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 10⁻�6। तो ये -6 से -19 हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। कितनी पावर बचेगी यहाँ पर, 13 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो देयर विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। 1.6, तो यही ऑप्शन होगा, -6 एम्पियर फ्रॉम Q to P। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब हमारे इधर P to Q जाएंगे तो चार्ज जो करंट होगा वो Q to P जाएगा, राइट। सो दैट इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, अ करंट इन अ वायर इज गिवन बाय दिस, I इज इक्वल्स टू 2t² - 3t + 1 थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन टाइम इंटरवल दिस। करंट आपने फाइंड आउट करना है टाइम इंटरवल 3 to 5। तो क्या करोगे, I इज इक्वल्स टू होता है dq/dt। सिंपली डिफ्रेंशिएट करो। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 to 4t - 3, 1 का 0 हो जाएगा। अब t कितना है हमारा, 3 to 5, मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है। तो हमें क्या पूछा है इसने, चार्ज पूछा है, चार्ज पूछा है। तो ये तो करंट दिया है, अच्छा ये ऐसे नहीं निकलेगा फिर। यस, यहाँ करंट गिवन है आपको ऑलरेडी, यहाँ चार्ज पूछा है, ओके। तो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना, इंटीग्रेट करना है। देखो इसको हमें इस तरह से करना पड़ेगा, Q इक्वल्स टू I dt एंड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट क्या है, 3 to 5, 3 सेकेंड to 5 सेकेंड। तो I की वैल्यू क्या है, 2t² - 3t + 1 dt इंटीग्रल 3 to 5। जब इसको करोगे तो क्या होगा, 2t² - 3t + 1, 2t² हमारा क्या है,
2t², तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2t³ माइनस 3t² प्लस 1 इंटू टी, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ आपने वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 3। तो जब इसको वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो अपर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, 5 की जगह यहाँ रखोगे तो 2, 5 का क्यूब हो जाएगा 25 एंड 125, ठीक है, इंटू यहाँ करोगे 125/3 माइनस, देन यहाँ पर आपने देखा है 3 इंटू t² करोगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 5, ये हो गया। माइनस करना है 3 रख के, तो 2 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9/3, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर 9, ये 27 हो जाएगा, क्यूब है 27/2 प्लस 3, ये करना है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 250/3 माइनस 75/2 प्लस 5 माइनस, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 से 9 टाइम्स, 9 2 18 माइनस 27/2 प्लस 3 दिस, देन यू हैव टू सॉल्व इट। इसको आप एलसीएम लेके ऐड करना, देन उसमें से इस पूरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना एंड यू विल गेट द आंसर, correct? So what you have to do, you have to do this calculation, and by doing that calculation you will get the answer from any one of the option, right? Next देखिए, next question क्या है हमारे पास, next question is current in the wire varies with the time according to equation this, I is equals to आपको दिया हुआ है 4 plus 2t, where I is an ampere and t is in second. The quantity of charge which has to be passed through the cross section of the wire during t is equals to 2 second to 2 is equals to 6 second, ये आपने पूछा है कितना चार्ज, अगेन सेम क्वेश्चन, q is equals to I dt लगा देना है। तो I dt लगाओगे तो क्या हो जाएगा, I dt आप लगाओगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस 2t²/2, इसको ये काट दोगे, then it will be 40, q is equals to 40 plus t², यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, t is equals to 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक, तो 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू आपको लिमिट रखनी है, लिमिट कौन सी, 2 से 6, तो 6 रखो तो 4 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 2 माइनस, ये हो जाएगा हमारा t2 का स्क्वायर 4, तो 24 प्लस 36 माइनस 8 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 4 3 2 5 60 माइनस 12 मीन्स 48 कूलम। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, 48 कूलम आ जाएगा यहाँ से हमारा आंसर। तो ये आपने कर लिया, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस along a path of radius 0.72 एंगस्ट्रॉम मेकिंग दिस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इतनी रेडियस है, आर दे रखा है आपको 0.72 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज कर लो 0.72 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड जो लग रहे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, कितनी दे रखी है 9.4 इंटू 10⁻18। आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज को क्या लिखोगे, चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो Q इज इक्वल्स टू इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ पाथ दिस एंड मेकिंग दिस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, द इक्विवेलेंट करंट इज। तो क्या हो जाएगा यहाँ से Q इज इक्वल्स टू NE।
सो ई अपॉन टी, टी को क्या लिखोगे 2 पाई आर अपॉन वी, वेलोसिटी v ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी ई वी अपॉन 2 पाई आर। अब ये जो v है हमारा बेसिकली ये क्या है, ये जो टाइम पीरियड है इसको आपने कुछ करना ही नहीं, इसको ये भी नहीं पुट करना है, आपने सीधा सीधा q अपॉन टी जो लिखा है इसको फ्रिक्वेंसी लिख दो सीधा, तो q इंटू न्यू हो जाएगा, q इंटू न्यू। q कितना गिवन है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19, न्यू कितना गिवन है 9.4 इंटू 10 का पावर 18। इसका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा 1.6, तो 1.6 इंटू 9.4 इंटू 10 का पावर -19। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 19 नहीं बचेगा, यहाँ पर हमारे पास -1 बचेगा, एंड जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? सो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a charge is moving across the junction, then momentum will be conserved, momentum will not be conserved, at some places momentum will be conserved and at some other places momentum will not be conserved, none of these। तो चार्ज जब मूव कर रहा है तो ऑब्वियस से बात है मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, मोशन ऑफ चार्ज में मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो होगा ही होगा। क्लियर? मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। एट सम प्लेसेस देयर विल बी more speed, at some places there will be less speed, so that is why on the whole the total momentum passing through any passing of electrons through any cross section is always conserved। next देखिए, the direction of flow of current through electric circuit is from low potential to high potential, from high potential to low potential, does not depend upon the potential, current cannot flow through the circuit। तो अगर हमारे पास ये सर्किट है, इसमें हमने यहाँ ये लगाया एक पोटेंशियल बैटरी, तो करंट हमारा फ्लो होगा ऐसा। इट मीन्स ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट हमारा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। साइज पे भी डिपेंड कर गया, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा और शेप पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तीनों ही चारों ही ऑप्शन सही हो जाए, मतलब तीनों सही हो जाएंगे, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ज्योमेट्री पे भी डिपेंड है, टेम्परेचर पर भी, टेम्परेचर पर तो डिपेंड है ही बिकॉज रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, voltage versus current graphs for a conductor at two different temperatures T1 and T2 are shown in the figure। The relation T1 and T2 is B और I ग्राफ दिया है, V और I ग्राफ आपको दिया है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जैसे ये स्लोप है हमारा, ये θ1 है, ये स्लोप हमारा θ2 मान लेते हैं, तो यहाँ देखो आप θ2 जो है वो ग्रेटर देन है θ1। इट मीन्स जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, क्योंकि R इक्वल्स टू होता है V अपॉन I और V अपॉन I ही हमारा स्लोप है tan θ। ठीक है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। So that is the relation T2 is less than T1, T2 is less than T1, it means T1 is greater than T2, so option number A is correct। next देखिए, question 10, a wire of resistance 4 ohm is used to bind a coil of radius 7 cm। the wire has a diameter of 1.4 mm and specific resistance of material this ohm into meter। the number of turns in the coil आपको बताने हैं। रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, रेडियस दे रखी है, इसको बाइंड करना है 7 सेंटीमीटर की कॉइल पर, डायमीटर दिया है इतना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको R दिया है, यहाँ लिख देते हैं हम 4 ओम, एंड बाउंड यूज टू बाइंड अ कॉइल ऑफ रेडियस दिस,
एक कॉइल बाइंड कर रहे हैं, जिस कॉइल की रेडियस आपको दे रखी है RC, अगर लिखूं मैं इसको तो ये 7 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर जो वायर का है ये क्या है हमारा 1.4 mm। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज गिवन एज रो विच इज 2 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज, कितने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में होंगे ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ से रो देखो कैसे निकलेगा हमारा, बेसिकली रो गिवन है, आर गिवन है, सब कुछ गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता लगाने हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पता लगाने के लिए देखो, एक टर्न लगाया, दूसरा टर्न लगाया, थर्ड टर्न एंड सो ऑन। तो जब आप नंबर ऑफ टर्न्स लगाओगे तो यहाँ पर वायर यूज होगा हमारा। अब वायर कितना यूज होगा, उसकी लेंथ जो होगी एक टर्न में कितनी हो जाएगी 2πr, 2πr कॉइल की रेडियस के बराबर c, 2πr/c। यहाँ से आप एरिया निकाल लोगे, एरिया निकल जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ डायमीटर दे रखा है तो वायर का डायमीटर दे रखा है तो वायर का क्रॉस सेक्शन निकल जाएगा। वायर का क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा πr²। तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन हो गया। ये वायर एक टर्न जो लगेगा कॉइल का उसमें हमारी लेंथ निकल जाएगी। और जब आप एक टर्न में कॉइल की लेंथ निकाल लोगे देन क्या होगा कि यहाँ पर जब एक टर्न में लेंथ निकल जाएगी और रेजिस्टिविटी आपको गिवन है तो आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने लगेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स में एक टर्न में 2πrc लेंथ है, मान लिया हमने n नंबर ऑफ टर्न्स लग रहे हैं और ये हमारा टोटल वायर की लेंथ के बराबर होना चाहिए। ये इक्वेशन अगर आप फिट करते हो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये हो गया कि टोटल लेंथ कितनी है वायर की, तो ये हो जाएगी ρl/a। तो यहाँ से L कितना हो जाएगा हमारा RA/ρ। ये यहाँ पुट कर दो 2πrc × n इज इक्वल्स टू r, इसको लिख सकते हो πr² या फिर πd²/4 इंटू रो, डायमीटर दे रखा है, या फिर इसको सीधा सीधा आप जो है r² ही लिख दो। यहाँ ये 4 भी हटा दो, r² लिख दिया। तो यहाँ से अब नंबर ऑफ टर्न्स निकाल रहे हैं तो पाई से तो पाई चला गया, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r इंटू, ये r किसका है, ये r है हमारा वायर का है, ये r²/2rc इंटू रो। इसमें वैल्यू पुट करो, r कितना है हमारा 4 ओम, r² कितना है 1.5 का 0.7 हो जाएगा और mm है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 0.49 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन RC कितना है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी चेंज कर लो 10⁻² एंड रो कितना है। तो यहाँ से इसको जब हम हटाएंगे तो रो हमारा कितना आ जाएगा, रो हमें गिवन है दिस 2 × 10⁻⁻7, करेक्ट। तो यहाँ से 2 और ये 4 कैंसिल, 7 से ये 0.7, 7 से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 0.7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 0.7 टाइम्स भी नहीं, 0.07 टाइम्स कैंसिल होगा, 0.7 टाइम्स। सो ये दो पावर है यहाँ 7 to 9 हो जाएगा, ऊपर देखोगे तो 0.07 इंटू 10⁻⁻6 -2 -7, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा -+3 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करो तो 70 नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से आ जाएंगे। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलिंड्रिकल रॉड इज रिफॉर्म्ड to half of its original length keeping volume constant. If its resistance before this change were R, then the resistance after reformation of the rod will be. ये cylindrical rod है, ये cylindrical rod है
ठीक है, कुछ रेडियस होगी इसकी और कुछ लेंथ होगी, ये लेंथ है, ये कुछ रेडियस है हमारी, मान लो r। तो इसने कहा कि सिलेंड्रिकल रॉड इज रिफॉर्म टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब जितनी भी हमारी जो लेंथ है उसको हमने उसकी लेंथ हाफ कर दी, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ यहाँ पर L से कितनी कर दी, L/2 कर दी, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। देन द रेजिस्टेंस आपने बताना है, रेजिस्टेंस बिफोर दिस वर अर्थ आर, देन द रेजिस्टेंस आफ्टर रिफॉर्मेशन कितना होगा। तो आपको पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस आफ्टर रिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, लेंथ हमने क्या कर दी, हाफ कर दी। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो ये वाला कांस्टेंट मैंने बताया कि लेंथ अगर आप n टाइम्स कर देते हो पहले से, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो n² टाइम्स हो जाता है, n² टाइम्स हो जाता है। तो अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है हाफ, तो हाफ जब रखोगे तो r प्राइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 r, पहले का 1/4 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अ वायर विद रेजिस्टेंस 15 ohm is stressed by the 10th of its original length and volume of the wire kept constant, then its resistance will be, again simple problem, r prime is equals to n² r, कितना इंक्रीज किया, 1/10, stressed by 1/10, 1/10 मतलब 1/10, 1/10 टाइम्स स्ट्रेस कर दिया, ठीक है, 1/10 टाइम्स स्ट्रेस, 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ अगर L है, ओरिजिनल लेंथ अगर L है तो उसका 1/10 स्ट्रेस कर दिया, इट मीन्स L/10 इंक्रीमेंट कर दिया उसमें, L/10। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपने, यहाँ पर देखो L/10 इंक्रीमेंट मतलब पहले L था, अब हो गया L/10, इट मीन्स कितना हो जाएगा ये 11/10L, 11/10L का मतलब हो गया 1.1 टाइम्स लेंथ कर दी गई, पहले का 1.1 टाइम्स लेंथ कर दी गई। न्यू लेंथ जो है वो क्या है, पहले का 1.1 टाइम्स। अब 1.1 टाइम्स अगर होगी तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो r प्राइम इज इक्वल्स टू 1.1 स्क्वायर इंटू r, इट मीन्स इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.21 इंटू r। अब यहाँ पर आपको पता है 1.21 इंटू r करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, तो 15 ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंड 15 टू 30 एंड 31 एंड ये हो जाएगा हमारा 5 3 18.15 ओम रेजिस्टेंस आएगा। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, space between two concentric spheres of radius r1 and r2 such that r1 is less than r2 is filled with the material rho। ये दो concentric spheres हैं r1 and r2, इसमें r2 हमारा ग्रेटर है r1 से, एंड ये जो स्पेस है दोनों स्पेयर्स के बीच का मेटेलिक स्पेयर है, this is filled with the material of resistivity rho, find the resistance between inner and outer surface of the material। inner and outer surface में आपको बताना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसने बोला कि स्पेस बिटवीन टू concentric spheres of radius r1 and r2 such that r2 is greater than r1 is filled with the material of resistivity rho, find the resistance between inner and outer surface of the material। inner और outer surface of the material के बीच में रेजिस्टेंस बताना कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, r इक्वल्स टू रो L/A, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब क्या करना है, रजिस्टिविटी हमारी जो एक जो हमारा जो कंडक्टर है वो ये है r1, दूसरा क्या है r2 रेडियस का कंडक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो होगा हमारे पास कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, रो L/A। r2 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो L अपॉन दूसरा वाला A2 मान लो, इसको A1 मान लो, L1 और L2 मान लो, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे।
अब यहाँ पर रजिस्टिविटी और यहाँ पर फिल कर दी, एक और मटेरियल फिल कर दिया बीच में, ठीक है। तो उसके बीच का रेजिस्टेंस आपने बताना है, बिटवीन रेजिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द मटेरियल, इनर और आउटर सरफेस में बताना है मटेरियल में वो कितना होगा। तो क्या करोगे, ये R1 निकालोगे, यहाँ से R2 निकालोगे, एंड जब R1 R2 आपका आ जाए तो रो जो रजिस्टिविटी है, ये तो हमारी इस मटेरियल, ये जो इस कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं इनकी है, ठीक है। जब यहाँ आप वैल्यू पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ से ऑप्शन आएगा, R1 R2 का रेशियो निकालोगे, ठीक है, वो रेडियस के टर्म में आएगा, और जो रजिस्टिविटी होगी वहाँ से जो रेजिस्टेंस मिलेगा हमारा, वो जो भी होगा उसमें आप उसकी वैल्यू को ऐड करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। सो यहाँ से आपका ऑप्शन चेक करना है कि आपका ऑप्शन क्या आने वाला, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द करेंट डेंसिटी वेरीज विद द डिस्टेंस J इक्वल्स टू AR स्क्वायर इन अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस R, द करेंट पासिंग थ्रू द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस R/3 एंड R/2 इज। तो J दे रखा है आपको, J इक्वल्स टू कितना दे रखा है, AR स्क्वायर, करंट पूछा है तो I इक्वल्स टू क्या होता है, J इक्वल्स टू क्या होता है, I अपॉन A, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, J डॉट DA, इंटीग्रल कर सकते हो उसको। अब यहाँ पर J डॉट DA का मतलब हम DR भी लिख सकते हैं, DR भी लिख सकते हैं, क्योंकि J डॉट DR, और वो पाई हमारा बाहर हो जाए, DA लिख सकते हो पाई इंटू R स्क्वायर, मतलब पाई इंटू DR स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एरिया है हमारे पास, इसको हम क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर इंटू DR, लेकिन यहाँ पर पाई इंटू DR स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज DA इज द एरिया, और यहाँ पर आपको दे रखा है कि सिलेंड्रिकल वायर करंट डेंसिटी वेरीज विद द डिस्टेंस लाइक दिस इन अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस R, करंट पासिंग थ्रू द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस R/3 एंड R/2 आपको बताना है। तो यहाँ J दे रखा है, J की वैल्यू क्या है, AR स्क्वायर इंटू DR, ठीक है, AR स्क्वायर इंटू DR, इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, R/3 से R/4 तक, एंड देन आपको यहाँ से करंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो DR है इसके साथ हमने एरिया भी रखना है, वो कौन सा होगा, पाई R स्क्वायर। ये पाई बाहर आएगा, पाई R स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देना, R/3 R/2, ठीक है, एंड AR स्क्वायर DR, इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करोगे, देन यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस ऑप्शन। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होना चाहिए, पाई R स्क्वायर, पाई यहाँ से एक R क्यूब आ जाएगा, तो R का पावर 5 बन जाएगा यहाँ से, लेकिन एक R कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक A जो है हमारा, उसके टर्म में जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ से एक R से R एक कैंसिल हो जाएगा, सो R की पावर 4 में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना कि R के पावर 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओम्स लॉ ऑब्विएट। तो ओम्स मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो VD इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है E टाउ अपॉन M, ये फॉर्मूला होता है VD का। इट मीन्स जो VD हमारी डिपेंड करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसी केस में हमारा ओम्स लॉ वैलिड होता है। सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मोबिलिटी इज। मोबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको गिवन है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, एंड यहाँ से 1 3 5 जा 15, सो 2.5 इंटू 10⁻6, एंड दिस विल बी व्हाट, मीटर पर सेकेंड इंटू न्यूटन पर कूलाम। कूलाम ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो आंसर विल बी दिस 2.5 इंटू 10⁻6। यस, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम 1 टू द कॉलम 2।
कॉलम मैच करना। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू metals, greater resistivity, diode, electrolyte, semiconductors. Ohm's law is not applicable to alloys have. तो alloys का तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, greater resistivity. Ohm's law is applicable to metals and Ohm's law is not applicable to diodes and so on. तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? A को मैच कराना है किससे? P से, एंड B को मैच कराना है किससे? R से, एंड सी हमारा मैच कर जाएगा क्यू से। तो ए पी से मैच कर रहा है, दिस बी आर से, सी क्यू से, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आई वी ग्राफ रिप्रेजेंट द ओमिक कंडक्टर। तो इसमें ओमिक कंडक्टर कौन सा होगा? जिसमें हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा हो ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन कौन सा है? दिस। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। तो देखो इसमें जो हमारा फिगर है वो मिसिंग है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि ओमिक कंडक्टर कौन सा होगा और नॉन ओमिक कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पर वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओमिक कंडक्टर के लिए क्या होगा? आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट होंगी हमारी, ठीक है। नॉन ओमिक के लिए क्या होगा? किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक दिस और मे बी लाइक दिस और एनी अदर शेप। इंसुलेटर के लिए क्या होता है? इसी नॉन ओमिक में ही होगा। सुपर कंडक्टर के लिए क्या होता है? सुपर कंडक्टर के लिए हमारा इस तरह का शेप बनता है, राइट। तो ये हमारी डिफरेंट लाइक दिस टाइप ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इस तरह की हमारी डिफरेंट कंडीशंस आई वी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएंगी डिफरेंट के लिए, राइट। बट यहाँ पर हमारा फिगर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप ओमिक, नॉन ओमिक और इंसुलेटर्स को डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बी आई ग्राफ ऑफ अ गुड कंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए क्या होता है? कंडक्टर बेसिकली हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा बेसिकली स्ट्रेट होना चाहिए, राइट। स्ट्रेट कंडक्टर हमारा जो है वो क्या करता है? ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो दिस आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी स्ट्रेट लाइक दिस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बट एक्चुअल में ये होता क्या है? ये डेविएशन इसमें इस तरह से आ जाता है, हाई टेम्परेचर्स पर ये डेविएट हो जाता है। एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, बट इसने पूछा है कि ग्राफ ऑफ अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का ग्राफ होना क्या चाहिए? बेस्ट कंडक्टर में तो ये हो जाएगा, बट गुड कंडक्टर के लिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के थोड़ा सा हाई टेम्परेचर्स पर डेविएशन आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ठीक है। इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, राइट। तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए एंड बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।